सेगमेंट आपकी स्किन के मिसाल पर हम बात करेंगे और स्किन की केयर हमने सर्दियों के इस मौसम में किस तरह से करनी है और ख़ास तौर पे जो हमारी ब्राइड्स हैं वो अपनी स्किन की केयर किस तरह करें और ख़ूबसूरत किस तरह से दिखाएं, उनकी स्किन ग्लोइंग और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी किस तरह से वो बना सकती हैं। तो आज मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर सहरिश साहिबा आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहरिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर सहरिश, आज हम स्किन के बारे में, स्किन की खूबसूरती के बारे में, केयर के बारे में आज हम बात करें। शादियों का सीज़न भी है, पाकिस्तान में सर्दियाँ शुरू होती हैं, शादियाँ भी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो ब्राइड्स हैं, ज़ाहिर है लड़कियाँ हमारी, अब वो किस तरह से अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकती हैं और सर्दी का ये मौसम हमारी स्किन को किस तरह से मुतासिर करता है? जो सर्दियों का मौसम है ना, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श होता है और इसकी रीज़न ये है कि ओवरऑल आपने देखा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो ड्राई हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत लो हो जाती है। एक तो ये फैक्टर होता है कि जो एयर है वो ड्राई हो जाती है। नंबर 2, जो हमारी प्रैक्टिस है और ज़ाहिर है इसके बगैर गुजारा भी नहीं है कि हॉट शावर्स, ठीक है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी के साथ नहाते हैं और फिर जब नहाते भी हैं तो आधा आधा घंटा वो निकलते ही नहीं है वॉशरूम से। इससे क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा हॉट शावर्स लेते हैं तो जो हमारी बॉडी का ऑयल होता है, जो नेचुरल ऑयल होता है, वो भी उसको निकाल के ले जाता है। इसके एक तो आपकी एयर ड्राई है, फिर ऊपर से आपने हॉट शावर्स लिए हैं जिसकी वजह से जो पूरा ऑयल है वो भी निकल है, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा कि स्किन आपकी ड्राई रहेगी। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि प्यास नहीं लगती है, जिसकी वजह से जो वाटर का इंटेक है वो बहुत कम हो जाता है, तो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो ये सारी जो फैक्टर्स मिल के हैं ये स्किन को मज़ीद ड्राई करते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस होती हैं जिसमें एक्जिमा है, जिसको चंबल भी कहते हैं। इसके अलावा सोराइसिस है, फिर डैंड्रफ का इशू है और एक स्किन की कंडीशन होती है रोजेशिया। ये सारे एग्रीवेट कर जाते हैं, यानी ऑलरेडी तो पेशेंट को होते हैं लेकिन जब भी विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो ये इनको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ लोगों को अगर ये कंडीशन नहीं भी है तब भी आप देखेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है और वो देखें तो बहुत ज़्यादा क्रैक स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं। वो जीरोसिस होता है और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको अगर किडनी का इशू है या अगर उनको जिगर का मसला है तो अंडरलाइन जब ये मसले चल रहे होते हैं उससे भी स्किन ड्राई होती है। लेकिन विंटर का सीज़न इन सब चीज़ों की वजह से जो भी मैंने बताया है वो मज़ीद ड्राई हो जाते हैं। हाँ। अब इनको ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये कि रूम के अंदर जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये जो 6 मंथ से ऑनवर्ड जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और जो इनके पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वरी होते हैं और वो बार बार आ रहे होते हैं क्योंकि वो विंटर सीजन में एग्रीवेट कर जाता है। तो उनको जो हम सबसे पहले चीज़ बताते हैं वो ये कि ह्यूमिडिफायर, जो एयर प्यूरीफायर होते हैं वो उनके रूम में रखा जाए ताकि जो रूम के जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रखे जा सके। उससे वाकई वो इफेक्टिव होते हैं? जी बिल्कुल होता है वो इफेक्टिव। तो वो आपके जो काम करते हैं बिल्कुल, वो जो स्किन का मॉइस्चर है उसको वो रिटेन रखते हैं। नंबर 2, बहुत ज़्यादा हॉट शावर ना दिए जाएं, ल्यूकी वार्म वाटर का इस्तेमाल किया जाए और लॉन्ग शावर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जितना कम मिनिमम हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये है जैसे वो नहा के निकले फ़ौरन मॉइस्चराइज करना है स्किन को। अब जो जिनकी भी एटोपिक या एक्जिमा प्रोन स्किन होती है या जिनको ज़रूरत से ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र होते हैं वो उनका कोई असर नहीं करेंगे। उसके लिए सीरामाइड जो मॉइस्चराइज़र होते हैं या शिया बटर, और सबसे बेस्ट जिनको एक्जिमा है या सोराइसिस का इशू है उनके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो तो पेट्रोलियम है। जो प्लेन वैसलिन होती है ना वो सबसे बेस्ट है और इसका सबसे बेस्ट टाइम भी ये है कि जैसे नहा के निकले फ़ौरन इसको अप्लाई करें। पेट्रोलियम जेली पूरी बॉडी पे लगा लें। फेस पे भी लगा सकते हैं आप? फेस पे वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है क्रीम बेस्ड थिक मॉइस्चराइजर होते हैं वो एडवाइस करते हैं। फेस पे क्यों आप कह रही हैं? अच्छा, फेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो पेशेंट को साथ एक्ने भी है ना तो ये जो थिक लेयर हम इसके लगाएंगे तो ये आपके पोर्स को क्लॉग कर देंगे, ठीक है। तो ये हर एक के लिए ये सूटेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई, बहुत सारे पेशेंट रिएक्शन के साथ आते हैं, कोई उन्होंने क्रीम यूज़ कर लिया या उन्होंने कोई फेशियल करा लिया है, सूट नहीं करता, हाँ, तो उसमें हम बहुत उनको रिकमेंड करते हैं फ्यू डेज़ के लिए कि वो लगा लें। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी स्किन के ये इश्यूज़ नहीं होते, उनको बहुत सूट भी करती है। बहुत अक्सर लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और इतनी ड्राई, उसमें फिर फेस की मैं बात कर रही हूँ, फेस पे आपकी इचिंग, बाकायदा खारिश हो रही होती है और वो पपड़ियाँ सी स्किन की उतर रही होती है, वो जो डेड स्किन कह लें उसको, अब वो उतर रही होती है। तो ऐसे लोग जो है फेस पे वैसलीन लगा सकते हैं? अच्छा, उसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हो क्यों रहा है। हाँ, ठीक है। अगर तो ऑलरेडी वो एक्जिमा प्रोन पेशेंट है तो उस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। फिर ये होता है कि आजकल आप देखें तो एक पेशेंट को नहीं पता होता कि उनकी स्किन टाइप कौन सी है, और अगर पता भी हो तो ये भी उनको आइडिया नहीं होता कि उसके लिहाज से कौन सा उनको फेस वॉश यूज़ करना है।
तो अक्सर लोग सैलिसाइक्लिक एसिड या मंडेलिक एसिड बेस्ड जो फेस वॉश यूज़ करते हैं, कि क्या करते हैं, ये आपके ऑयल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं और वो ड्राई कर जिसकी वजह से वो ड्राई होता है। तो हमें जो बेसिक चीज़ है जिसकी वजह से उनको ड्राइनेस हो रही है, वो फैक्टर हमें आइडेंटिफाई करना है कि जिसकी वजह से उनका हो रहा है। कि अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर खाली पेट्रोलियम नहीं करेंगे कि पेट्रोलियम वो रात को लगाएं, सुबह उठ के फिर वो फेस वॉश करें, तो वो पहले तो हमें देखना होता है कि किस वजह से ये हो रहा है। फिर आपको पता है कि आजकल जो है वो एक्सफोलिएंट और रेटिनॉइड्स वगैरह पेशेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं, जनरल लोग वो यूज़ कर रहे हैं। अगर वो भी आप ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ कर लें तो वो भी स्किन को बहुत ड्राई कर देते हैं। तो ये फैक्टर्स हमें देखना होता है। फिर हम ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि ऐसे हमारे पास अब आते हैं मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर लिक्विड पैराफिन और पेट्रोलियम जेली होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते जैसे कि पेट्रोलियम जेली है। वो वाले मॉइस्चराइज़र एडवाइस करते हैं जो कि फ्रेगनेंस फ्री हों, क्योंकि फ्रेगनेंस से भी वो उसको इरिटेट कर सकता है। और फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि ऐसे सोप इस्तेमाल करें जो कि ब्यूटी सोप्स होते हैं लेकिन फ्रेगनेंस फ्री। फिर हम उनका बंद कर देते हैं फेस वॉश। तो ट्रिगर जिसकी वजह से मसला हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सर्दियों में जो स्किन की बीमारियां बिगड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? हाँ, उसमें एक एक्जिमा है जिसको चंबल भी कहते हैं। इसके अलावा सोराइसिस कंडीशन है। एक्जिमा वो जो खुश्की हो जाती है, ऐसे वो गोल दायरे बन जाते हैं, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक तो ज़्यादा ट्रिगर करती है वो बच्चों के अंदर होती है जो 6 मंथ ऑफ एज से स्टार्ट हो जाती है और ये 12-13 साल की उम्र तक चलती है। तो हर जब विंटर आता है तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि बच्चे ने स्कूल जाना है, ये तो सिर्फ खारिश करता रहता है, ये रात को ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। तो फिर ऐसे पेरेंट्स को फिर हम एडवाइस करते हैं कि एक तो जो ट्रिगर है, जैसे वुलन क्लॉथ्स जब पहनते हैं तो वो जो बच्चा है उसकी स्किन को इरिटेट करता है, तो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि नीचे कॉटन की क्लॉथ्स पहने, ऊपर वुलन पहने और ऐसे बहुत फ्लफी से कोट ना पहनाएं कि उसके फाइबर जब उसको टच करेंगे तो वो इरिटेट करेगा उसका। नंबर 2, जैसे मैंने पहले बताया कि ह्यूमिडिफायर रखें, ठीक है, और पेट्स के साथ एक्सपोजर नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे भी एग्रीवेट होता है। फिर बहुत ज़्यादा जैसे पार्क्स में जाते हैं क्योंकि ये जो पोलन होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ये भी इसको एग्रीवेट करते हैं सर्दियों में। बिल्कुल। और कोई भी एंटी सेप्टिक जो सोप्स होते हैं ना, इनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इट्स स्किन को ड्राई करते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट को लगता है यहाँ इन जनरल यही है कि अगर हम एंटीसेप्टिक करेंगे तो शायद ये जरासीम है सारे स्किन के, तो वो अगर हम नहाएंगे उससे तो वो ठीक हो जाएगा, जबकि वो ज़्यादा ड्राई करते हैं। तो एंटीसेप्टिक नहीं है, ब्यूटी सोप इस्तेमाल करें, वो भी फ्रेगनेंस फ्री। और फिर जो मॉइस्चराइज है वो उसको बार बार उनको अप्लाई करना है। और इसी तरह से जो डैंड्रफ का है वो भी ट्रिगर कर जाता है इसके साथ, और उसमें हम एडवाइस करते हैं अगर तो बहुत ज़्यादा है तो फिर डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं जिसके अंदर कीटोकोनाजोल 2% आ जाता है, बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, उसका यूज़ करें। इसके अलावा रोजेशिया एक स्किन की कंडीशन होती है जो सेंट्रल फेस को इफ़ेक्ट करती है और इसमें रेडनेस हो जाती है। ज़्यादातर ये स्ट्रेस के साथ भी होता है, लेकिन विंटर में आपको पता है कि गर्म चीज़ें खाने का वैसे बहुत मज़ा आता है, हॉट बेवरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग कहवे बहुत पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उसके साथ वो ट्रिगर कर जाता है। तो फिर हम वो भी मना करते हैं कि आपको कॉफ़ी का इंटेक या हॉट बेवरेजेस आपके बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सही जी। अच्छा, ये भी बताइएगा सर्दियों के मौसम में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हम इस्तेमाल करके तो इन सब मसलों से बच सकते हैं, देसी ग़िज़ाएँ? हाँ, अब इसके अंदर कुछ तो आते हैं आपके जैसे शकरकंदी है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर हम जाएं तो सर्दियों में जगह जगह पे खड़े होते हैं और वो देते हैं और वो बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा ऑरेंजेस हैं, ठीक है, फ्रूट्स में। इसके अलावा चुकंदर है, ठीक है, पालक है। ये सारी एक ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि रिच हैं एंटीऑक्सीडेंट से। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारे फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं और ये एंटी एजिंग के तौर पे काम करते हैं। फिर अगर आप गाजर को देखें तो गाजर जो है वो हाइड्रेट करती है स्किन को, ये बहुत रिच होती है फाइबर में, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतर है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑरेंज के अंदर ये रिच है विटामिन सी, और विटामिन सी आपको पता है कि जो ब्लेमिशेस होते हैं, जो हमारी स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है, वो उसको लाइटन करते हैं। तो ये चीज़ें, और जैसे चुकंदर है वो आपने सुना होगा कि बहुत रिच होता है आयरन से, और आयरन की डेफिशिएंसी से डार्क सर्कल्स भी होते हैं। तो अगर आप इनका एक जूस रोज़ाना पी लें तो जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो लाइट हो जाएंगे। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, जिसमें पालक है, शकरकंदी है, चुकंदर है और ये ऑरेंजेस हैं, ठीक है, ये सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, पावरफुल ऑक्सीडेंट है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये स्किन को हाइड्रेट करती है। और वैसे भी आपको पता है पानी का इंटेक वैसे कम हो जाता है, और अगर ये आप रूटीन में ऐड करते हैं, और ये ज़ाहिर है सीजनल होते हैं ज़्यादा, और इसको जितना ज़्यादा आप इंटेक इनका कर सके तो वो इतना आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा। हमारी ब्राइड्स अपनी स्किन की केयर किस तरह से करें, क्योंकि वो ज़ाहिर है अपना उनका ख़ास बड़ा दिन होता है तो उसमें मज़ीद खूबसूरत लगें, अच्छी लगें, तो ब्राइड्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, ब्राइड्स के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि आपने जब भी आना है या अपनी स्किन केयर स्टार्ट करनी है तो 3 to 6 मंथ्स आपने देना है शादी से पहले। बिल्कुल। तो अभी वो ब्राइड जिनकी 2 हफ्ते में शादी है वो तो अभी जो मैं बताने वाली हूँ उस पर ना ही करें, क्योंकि कोई भी नई चीज़ अगर आप लगाएंगे तो वो
ट्रिगर कर सकती है। हाँ। तो ऐसी ब्राइड जिनको 3 to 6 मंथ हैं वो अपनी स्किन केयर कैसे करें, और अभी जिनकी होने वाली है वो क्या कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि 3 to 6 मंथ्स में अगर आपकी ऐसी स्किन कंडीशन है जो आपको लगता है आप खुद ही ट्रीट कर सकते हैं, जैसे रोजेशिया अगर बहुत ज़्यादा है या अगर एक्नी है जो बहुत सवेर है, तो बेहतर है कि टाइमली डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके इसको ट्रीट करें। लेकिन जितनी स्किन केयर मैं बताने वाली हूँ वो उन स्किन के उन ब्राइड्स के लिए जिनकी डल स्किन है या उनके एक्ने के मार्क्स हैं या फिर सन डैमेज या स्पॉट्स हैं, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्नी है या बहुत ज़्यादा इशू है तो फिर डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अच्छा, इसके लिए जो मेन चीज़ें करनी है हर ब्राइड ने, वो है कि स्किन को अच्छे तरीके से क्लींजर, एक अच्छा क्लींजर होना चाहिए। और क्लींजर अगेन आपकी स्किन टाइप के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप ऐसा ही यूज़ कर लें जो कि जो मज़ीद ऑयल कर दे, तो इसलिए एक ऐसा क्लिनजर जो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से ज़रूरी है आपने वो सिलेक्ट करना है। नंबर 2 मॉइस्चराइज़र। जितना ज़्यादा स्किन को आप हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेकअप फिर ही ठहरता है अगर अच्छे तरीके से स्किन मॉइस्चराइज हो। और नंबर 3 जो आपकी रिकमेंडेड वो सनस्क्रीन, क्योंकि मार्केट के बहुत चक्कर लगते हैं, बार बार जाना होता है, तो अपने बैग के अंदर रखें। और सबसे बेहतर जो सनस्क्रीन रहता है वो फिजिकल है, केमिकल को ज़रा रखें साइड पे और फिजिकल सनस्क्रीन रहें, क्योंकि आपको हैवी प्रोटेक्शन चाहिए। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि हर ब्राइड को करनी है। इसके अलावा अब सीरम्स कौन से ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर सीरम आते हैं, आपके पास विटामिन सी है और नियासिनामाइड है। अच्छा, विटामिन सी और नियासिनामाइड, विटामिन सी कुछ काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास रूटीन में भी आते हैं और वो ये बताते हैं कि जब वो विटामिन सी लगाते हैं तो उनकी एक्नी ट्रिगर कर जाती है या उनके ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तो आपकी ऑलरेडी की हिस्ट्री है, आपको विटामिन सी सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सूट करता है तो इसकी कंसंट्रेशन कम रखनी है, जैसे कि 5% या 10% रखें, क्योंकि विटामिन सी के सीरम 25% तक भी आते हैं। तो ये मैं इनको मना करती हूँ कि आपने इतनी हाई कंसंट्रेशन यूज़ नहीं करनी। और सेकंड जो बेस्ट सीरम साथ वो ऐड कर सकते हैं वो नियासिनामाइड है। ठीक है, नियासिनामाइड उनकी स्किन को एक तो हाइड्रेट भी रखेगा और पोर को श्रिंक करेगा। और अगर इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो साथ हेलुरोनिक एसिड बेस्ड जो सीरम्स होते हैं उसको वो साथ ऐड कर सकते हैं। सही। और रात के टाइम पे डबल क्लिनजिंग यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिनजिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा क्लिनजर जो कि ऑयल बेस्ड है, पहले उसके साथ अपना फेस वॉश करें और फिर जो नॉर्मल क्लिनजर वो जो सुबह के टाइम पे वो यूज़ करें वही वो कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि मेकअप और सब कुछ रात को उतार के वो सोएं। एक तो ये चीज़ है जो स्किन केयर में वो रूटीन में कर सकते हैं। इसके साथ अगर पेशेंट एक्सफोलिएंट ऐड कर दे जिसमें AHA है, BHA सीरम्स आते हैं, और अगर वो ये अवॉइड करना चाहते हैं तो मंडेलिक एसिड बेस सीरम जिसकी बहुत कम कंसंट्रेशन होती है या ग्लाइकोलिक एसिड बेस, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सफोलिएंट का काम क्या होता है कि उसमें जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करना होता है। तो हफ्ते में 2 दफ़ा वो कोई भी जो एक्सफोलिएंट है उसको ऐड कर लें। अच्छा, इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है रेटिनॉल या रेटिनोइन। रेटिनॉल ऐड करें, ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं करता है, इसको वो स्टार्ट कर सकती हैं। रेटिनाइन मैं अक्सर उन्हीं को एडवाइस कर रही होती हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने पहले यूज़ कर लिए, क्योंकि इससे भी ब्रेकआउट्स होते हैं। सही। तो अगर आपने पहले ये कभी यूज़ नहीं किया तो फिर क्योंकि शादी है और फिर आप अपने स्किन के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन अगर आपको वो सूट करता है तो exactly, ऐसी गलतियां हैं कौन सी जो कि ब्राइड्स करती हैं और शादी वाले दिन अपना जो उनका इतना स्पेशल डे होता है, स्किन ख़राब हुई होती है, मेकअप के अंदर भी उनके नज़र आ रहा होता है कि भाई स्किन फाइन नहीं है इनकी। उसमें जो गलतियां करते हैं ना, एक तो ये कि जो कोई फैमिली ने बता दिया, हाँ, अगर उनको कोई चीज़ सूट करी तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपको जहाँ से आपने, और अक्सर ऐसा होता है वो बेचारी जहाँ से मेकअप की बुकिंग करवाने जाती हैं वहाँ पे वो उनको सजेस्ट करती हैं आप हमारा फ़लाँ वाला फेशियल ले लें, आप हमारी फ़लाँ वैक्सिंग करवा लेंगे। वो सारे करवाने के बाद वो उनको रिएक्शन हो जाता है बेचारे कि उसका कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आए। ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। एक तो ये सैलून्स में और फिर आपकी फैमिली फ्रेंड्स, और फिर आप सोशल मीडिया के दौर में कहीं पे कोई वीडियो देख लिया है, कोई रील देख लिया है और कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो उसको ऑर्डर कर लेती हैं। और ये जाने बगैर कि उनको सूट करेगी कि नहीं, तो ये करती हैं। ये होता है रूटीन में, ऐसे आती हैं। अच्छा, एक तो ये जो एक्सफोलिएंट और रेटिनॉल है ये इसको ऐड कर सकते हैं और ये 3 to 6 मंथ्स पहले पेशेंट ने स्टार्ट कर देना। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका लास्ट कोई 3 मंथ्स रह गया, अच्छा इसके साथ सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सप्लीमेंट्स क्या ले सकते हैं। अगर तो विटामिन डी और आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसका पूरा करें, क्योंकि ओवरऑल ग्लो और आपको जो टाइटनेस और फटीग है वो इससे बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर ब्रिटल नेल्स हैं या हेयर फॉल का इशू हो रहा है तो साथ जिंक के सप्लीमेंट्स ऐड कर लें और साथ ग्लूटाथायोन जो ओरल है, अगर ड्रिप्स नहीं लगवानी है तो जो ओरल ग्लूटाथायोन है और कोलाजन के सप्लीमेंट्स है उसको ऐड करें। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा वो उनकी ड्राई स्किन है ब्राइड की, तो साथ ओमेगा 3 के कैप्सूल्स या एवियन के जो कैप्सूल्स हैं वो उसको साथ ऐड करें, क्योंकि इससे उनको हाइड्रेशन मिलेगी। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको उसने डील करना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये ऐसा टाइम हो रहा होता है जिसमें ओवरऑल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेस की वजह से भी ब्रेकआउट होता है और ओवरऑल हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है और फिर स्लीप।
स्लीप बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल, वो शादी के दिनों में तो बिल्कुल नहीं होती और आम रूटीन में तो भी नहीं होती। ऐसे ही है। और फिर स्ट्रेस भी वैसे ऐड ऑन हो जाता है उसके साथ। बिल्कुल। और फिर डाइट जैसे अभी डिस्कस बढ़ जाती है ना आपके, आपने मार्केटों के चक्कर काटने, आपने शॉपिंग करनी है, आपने सब चीज़ें अपनी कंप्लीट करनी है, तो वो फिर जाहिर है ऐड होता है। और स्किन को हाइड्रेट रखे, पानी पिए बहुत ज़्यादा। एक तो मॉइस्चराइजर तो मैंने कहा ही है। पानी कितना इंटेक करना चाहिए वैसे डेली वैसे डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना। अगर ऑब्वियसली किसी का नॉर्मल जैसे आजकल का वेदर है, हमें कितना पानी इंटेक करना? अच्छा, अगर तो ब्राइड है तो उनको तो एटलीस्ट 3 to 4। हम भी ठीक है, हम ब्राइड नहीं है लेकिन चले। अच्छा, रिकमेंडेशन तो ये है कि 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर का इंटेक होना चाहिए, एंड दैट्स अ लॉट। और मेरा नहीं ख्याल कि हम 1 लीटर भी पूरे दिन में पीते हैं सर्दियों में। बिल्कुल सही बात है। तो ब्राइड्स के लिए तो है, अगर हम वैसे 2 तक भी पहुंच लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी एटलीस्ट कुछ तो बेहतर होगा उसके अंदर। तो वो एक हाइड्रेट करें स्किन को। इसके अलावा अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कौन से सेफ प्रोसीजर्स हैं जो वो करा सकती हैं। अब इसके अंदर पील्स आते हैं, पील्स में ग्लाइकोलिक एसिड पील्स होते हैं, लेकिन ये मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ 2 मंथ्स पहले करवाए जाएं। ठीक है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ये तब तक आ जाएंगे। बिल्कुल जब 1 महीना रह जाए तब बिल्कुल नहीं करना। ऐसे करते हैं कि फंक्शन से 1 दिन पहले चले जाते हैं, सही है, और ट्रीटमेंट वो जो आप कह रही हैं वो करवा लेते हैं, और वो फिर फंक्शन वाले दिन आपकी स्किन कुछ और ही लगे। ऐसे ही है, बिल्कुल है ना। मेरे पास भी कुछ दिनों पहले आए थे पेशेंट, तो उनके जैसे कल निकाह है तो वो आज आए थे कि ये मेरे वाइट हेड्स हैं, ये रिमूव कर दें और मेरे हाइड्रा फेशियल कर दें। अब वाइट हेड रिमूव करने के भी निशान होते हैं, और जो हाइड्रा फेशियल है उसके थोड़ी सक्शनिंग होती है तो उसके बाद रेडनेस हो जाती है। तो फिर मैंने उसको मना किया कि अगर कल आपका इवेंट है तो आपके लिए नहीं है ये। हाइड्रा फेशियल जो है एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ 1 या 2 वीक्स पहले करवाया जाए। अच्छा, उसको बहुत पहले करवाने का फायदा नहीं है, उसका असर खत्म हो जाता है। मेडिकेटेड है ये प्रोसीजर हाइड्रा फेशियल खास तौर पे? अच्छा, ये डिपेंड करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि अब तो सैलून्स में भी हर कोई कर रहा है। वो कहते हैं हम आपका हाइड्रा फेशियल करेंगे, उन्होंने 2-3 मशीनें रखी हुई हैं, दे दनादन वो मतलब ऐसे रगड़ रहे होते हैं आपकी स्किन को, ब्रशेस से धो रहे होते हैं जैसे कपड़े नहीं धो रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें डिफरेंस आ जाता है कि क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट ये भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, पेशेंट सैलून्स के पास जाके ज्यादा इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो पॉलिशर लगा रहे होते हैं। और पॉलिशर हम बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट मना कर रहे होते हैं क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत हार्श हो जाती है। लेकिन जैसे पॉलिशर लगाते तो आपको पता है एकदम शाइन आ जाती है, तो उनको लगता है कि सैलून वाला बेहतर है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं वो खराब है। हालांकि हम डर्मेटोलॉजिस्ट जो हाइड्रा फेशियल का मेन मकसद है हम वही कर रहे होते हैं कि इसने स्किन को हाइड्रेट करना है, प्लम्पिश लुक देनी है और डेड स्किन को रिमूव करना है, और यही इसका मेन पर्पस है। तो ये एक हाइड्रा फेशियल है जो ऐड कर सकते हैं ब्राइड्स। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग जो है वो भी आपके एक तो कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, वो भी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। लेकिन अगेन ये वो प्रोसीजर है जो 1-2 हफ्ते पहले करने के नहीं है। ये आपको पहले महीने पहले, जब अगर शादी को 1 महीना या 2 महीने तो ये आपने तब करने हैं। तो ये वो प्रोसीजर है जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ले सकते हैं। अच्छा, सर्दियों में जिनका कलर टैन होता है वो उनका मज़ीद स्किन डल होना शुरू हो जाती है, स्किन मज़ीद बजाय के, और गर्मियों में चूँकि स्वेटिंग हमें बहुत ज़्यादा होती है तो वो ठीक हो जाए, इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं गर्मियों में स्किन के जितने सर्दियों में होते हैं। जो टैन स्किन वाले हैं इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी आप? अच्छा, टैन के लिए ये कि सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस है एक जर्नल के सनब्लॉक नहीं लगाते हैं, ज़्यादातर लोग सनब्लॉक नहीं लगाते हैं। और टैनिंग आपने देखा हो कि ज़्यादातर जब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, और वो स्किन के ऊपर जब आप एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हैं, डेड स्किन को रिमूव नहीं कर रहे हैं, या फिर हम लोग कोई मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं तो टैन कलर वाले जो हैं तो वो ज़्यादा टैन लगने लगते हैं ना, सांवले और डार्क उनका कॉम्प्लेक्शन लगने लगता है। ये वही बात है कि अपनी स्किन टाइप के लिहाज से चीज़ को सूट करना या फिर लगाना ये बहुत ज़रूरी होता है। और टैनिंग के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि अब सनब्लॉक 100% तो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लगाएंगे और जो लगाते हैं उनके अंदर फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो इसे सबसे पहले तो टैनिंग के लिए यही है कि आपने सनब्लॉक लगाना है, और सनब्लॉक सिर्फ फेस पे नहीं लगाना है, अपने नेक पे भी लगाना है, अपने ईयर्स पे भी लगाना है, और अपने हाथ और पाँव पे भी लगाना है। और ये हम ब्राइड्स को भी कह रहे होते हैं कि आपने सिर्फ खाली फेस को ही नहीं आपने करना, आपने पूरी जो बॉडी है उसको लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अलावा टैनिंग के लिए अगर तो बॉडी के ऊपर है, जैसे लोग बाइक चला रहे होते हैं या फीमेल्स अगर गाड़ी भी चला रहे हैं तो ग्लव्स नहीं पहनते हैं, ठीक है, तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और टैनिंग के लिए फिर वही बात है कि एक्सफोलिएंट जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, AHA BHA सीरम, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये करवा लें। अगर इससे भी सेटल नहीं होता तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके तो केमिकल पील करवा सकते हैं, ठीक है। और वो जो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड पील्स होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है इसके लिए।
ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स के मैं हमेशा जब भी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट आते हैं, मैं यही कहती हूँ प्रोडक्ट्स को चूज़ करना। हम जब भी देखते हैं, हम किसी भी मॉल में चले जाते हैं, किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉप पे चले जाते हैं, तो वहाँ से जाके जी हम हमेशा वो जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग या ज़्यादा जो एड्स जिसके अच्छे बने हुए होंगे ना, हम वही चीज़ लेंगे। बिल्कुल। तो ये किस हद तक हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह है, इस बारे में बताइएगा। अच्छा, ज़्यादातर हमारे जो एक बनाना कल्चर है वो ये है कि कोई कहता है कि मैंने ये इस्तेमाल किया, मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तुम भी इसको इस्तेमाल करके देखो। अब जो जिसको रिकमेंड कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि उसकी स्किन टाइप क्या है, उसको वो सूट करता है कि नहीं करता है। अब जैसे मैंने अब एक्नी प्रोन स्किन को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बेशक आपकी अब एक्नी आपकी ठीक हो गई है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी ट्रिगर कर सकती है क्योंकि आपकी स्किन टाइप ये है, आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है, आपको हर चीज़ सूट नहीं कर सकती है। अब उसमें अगर पेशेंट जाता है और वो यूज़ कर लेते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि विटामिन सी मैंने बताया कि काफ़ी पेशेंट्स को वो ट्रिगर कर देता है, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन होना भी एक्ने को ट्रिगर करता है, तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र ले आए हैं, या आप ऐसा बहुत ज़्यादा ऑयल है, हैवी हाइड्रेटिंग सीरम आप लेकर आ गए, या आपने इस तरह का आपने इस्तेमाल किया, जैसे कि जो जिनके होते हैं ना ऑयली, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है, उनको फिर हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप जेल बेस्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि जो जेल होती है ना वो ऑयल को कंट्रोल कर रही होती है। तो जेल बेस्ड आते हैं आपके मॉइस्चराइज़र भी होते हैं, जेल बेस्ड आपके फेस वॉशेस भी होते हैं, तो आप वो यूज़ करें। और जो विटामिन सी या इस तरह के सीरम से वो आप अवॉइड करें क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेगा। सही। अच्छा, अब जिनकी डिहाइड्रेटेड स्किन है, अब उनके लिए वो हेलुरोनिक एसिड बेस लें, वो क्रीम बेस्ड जो फेस वॉशेस होते हैं वो उनका इस्तेमाल करें, वो सीरामाइड बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र होते हैं और जो थिक क्रीमी से होते हैं वो उनका इस्तेमाल करें, हाइड्रेशन को बेहतर करें, ठीक है, और हेलुरोनिक एसिड बेस्ड जो सीरम्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अब कुछ हैं जिनके बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, यही वो होते हैं जो बाकियों को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि मैंने ये लगाया, जिनको जो कुछ भी लगा लिया उनकी स्किन को कुछ नहीं होना होता, सबकी स्किन सत्यानाश। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ऑफिस में तो ऐसा अक्सर कि किसी की स्किन अगर अच्छी लग रही है ना, ग्लो कर रही है किसी दिन, अब मैंने रात को अपना सीरम लगाया था, मैंने घर पे बनाया, मैं कल आपको भी ला के, ये बात है, ये हम फिर वो तजर्बे कर करके अपनी स्किन का ये हाल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ड्राइनेस जो है इस वेदर में, जो कि स्मोक है, जाहिर है बारिशें नहीं हो रही हैं, खुश्की का बड़ा मसला है, चाहे वो सर की हो चाहे बॉडी की हो, इसने बड़ा इरिटेट किया हुआ है सबको, ठीक है। और फेस की ड्राइनेस फिर पूरी बॉडी पे, तो इसके लिए कोई ऑयल बेस्ट हो जो कि हर स्किन टाइप के लिए अच्छा हो, उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा, कोई मॉइस्चराइजर हो, कुछ भी। हाँ, अच्छा, ये एक बड़ी मिथ है कि ऑयल लगाने से डैंड्रफ सेटल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑयल लगाने से डैंड्रफ जाती ना, तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जितनी माएँ यहाँ पे भर भर के तेल लगाती है ना, तो यहाँ पे डैंड्रफ का मसला ही ना होता, ठीक है। लेकिन जो ऑयल इटसेल्फ है ना, वो डैंड्रफ को इंक्रीज करते हैं। अच्छा। तो ऑयल वैसे जो बेस्ट हम रिकमेंड करते हैं वो कोकोनट ऑयल है, लेकिन वो सिर्फ एंड्स पे लगाया जाए, रूट्स पे उसको ना लगाया जाए, क्योंकि वो आपकी डैंड्रफ को एग्रीवेट कर देगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर तो बहुत ज़्यादा है, अगेन अगर बहुत ज़्यादा है तो डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। लेकिन अगर माइल्ड है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? एक तो हॉट शावर्स, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं नहाना, फिर एंटी डैंड्रफ बहुत ओवर द काउंटर शैम्पू अवेलेबल हैं, उसको आप यूज़ करें। और अगेन बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमने एंटी डैंड्रफ यूज़ किए हैं, हमारे जो बाल हैं वो बहुत रफ़ हो गए हैं। जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं, अगर आप इनको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो वो आपके बालों को रफ़ कर देंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको आपने मिक्स करना है ऐसे शैम्पू के साथ जो कि डैंड्रफ के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है। और इसी तरह से जो बॉडी के लिए है, अगेन वही बात है कि हॉट शावर्स अवॉइड करें, और जो हैवी जो मॉइस्चराइज़र होते हैं उनका इस्तेमाल। सर्दियों में ना पहले तो नहाने को, शावर लेने को दिल ही नहीं करता है, और जब हम हिम्मत करके अपने आप को मना के और जब हम शावर लेने जाते हैं फिर बाहर आने को दिल नहीं करता। बिल्कुल, उधर करता बस गर्म पानी है, इतना कूजी ज़ाहिर माहौल होता है, तो आप वहीं पे। हाँ, और फिर बॉडी के लिए जब ऑयल कह रही थी ना, तो उससे बेहतर जो है ना पेट्रोलियम जेली है जी, कि अगर आप वो लगा लें, क्योंकि बहुत सारे ऑयल हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड होती हैं कि वो फॉलिकुलाइटिस कर देती हैं, यानी कि बाल झड़ का वो इन्फेक्शन कर देती हैं बाल का। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपका बहुत ड्राई है तो पेट्रोलियम जेली बेस्ट है, और ऐसे आप सोप का इस्तेमाल करें जो कि हाइड्रेट करें स्किन को। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर सहरिश आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अभी एक ब्रेक